हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 31 जनवरी 2021 को। और इस पेपर का हमने कई सारे पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सी टेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डाली हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक कर कर देख सकते हैं इस पेपर के जितने भी पहले के पार्ट हैं उनको भी, और 2014 से 2024 तक के जितने भी प्रीवियस पेपर हैं वो सभी उसी ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो आप सबको देख सकते हैं, सारी सीरियल वाइज लगी हुई है वीडियो। थंबनेल पे आप देख सकते हैं कौन सा पेपर कौन से ईयर में हुआ है। ठीक है, और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है 6, 7 और 8 क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से बाहर। आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है तो प्लीज आप इनको तीनों क्लास के एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, 9 बुक हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगी आपकी और आराम से हो जाएंगी। और उसके लिए आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। एमसीक्यू या थ्योरी आपको जो देखना है आप देख सकते हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि 70 तक के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 71, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? देखो, तावा बांध जो है वो है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, और तावा किसकी सहायक नदी है? तांबा है नर्मदा की सहायक नदी। तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया। ठीक है, जो वहां के स्थानीय लोग थे वो अपने अधिकार के लिए लड़े कि ये बांध बनाने से उनका भी काफी सारा नुकसान हुआ है और उनको अधिकार मिलने चाहिए, कुछ अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, अब देखो कौन से अधिकार की बात हो रही है वो हम देखते हैं। पहला है उद्यान कृषि का अधिकार, बी है व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, और सी है खेती करने का अधिकार, डी है मछली पकड़ने का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मछली पकड़ने का अधिकार। और आप वैसे भी देख सकते हैं कि अगर बांध है तो बांध से रिलेटेड किस चीज की मांग करेंगे? वो मछली पकड़ने की ही मांग करेंगे। ठीक है, क्योंकि बांध में कोई भी मतलब जल भरा हुआ हो उसमें मछलियां पनप ही जाती हैं। ठीक है, तो वो किसकी मांग करेंगे? मछली पकड़ने की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? देखो, ये विविधता आपके 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में दे रखा है, चैप्टर नंबर 1 का क्या प्रतीक है? ए है यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, बी है यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। असमानता को जो स्वीकारता है उसको क्या बोलते हैं हम? असमानता को जो स्वीकारता है उसको बोलते हैं विविधता में एकता। ठीक है, या विविध मतलब बहुत सारी डिफरेंट चीजें उनको स्वीकारना। ठीक है, सी है यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, डी है यह लोगों के बीच एकता रूपी बढ़ाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला, ए, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। विविधता का मतलब है कि सब लोग अपने आप में विशिष्ट हैं और एक है। ठीक है, हमारा भारत कैसा है? विविधता में एकता, यानी कि सब लोग अलग अलग हैं और फिर भी उसके बाद भी एक है। ठीक है, और इसमें क्या दिया था? यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। असमानता का मतलब हो गया एक नेगेटिव, उसमें हो जाएगा इसका। ठीक है, नेगेटिव सेंस में हो जाएगा, नकारात्मक सोच में हो जाएगा। लेकिन अगर हम विशिष्टता को देखें तो ये हो जाएगा हमारी सकारात्मक सोच में। तो हमें बच्चों के अंदर कैसी सोच डेवलप करनी है? सकारात्मक सोच, कि हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है और विविधता जो है वो विशिष्टता को स्वीकारता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय लोकतंत्र, ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ए है भारत में सरकार को लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि हम सब क्या करते हैं? वोट डाल के आते हैं अपने नेताओं को। ठीक है, जो भी हमें ठीक लगता है उस नेता को हम वोट डालते हैं और वो नेता फिर सरकार चलाता है। ठीक है, जैसे आप अपने गांव का प्रधान चुनते हैं या अपने नगर का मेयर चुनते हैं। ठीक है, मेयर बोलते हैं, कहीं कहीं चेयरमैन बोलते हैं, या फिर अपने क्षेत्र का पार्षद चुनते हैं। तो आप क्यों चुनते हैं? ताकि वो आपके लिए काम करे, है ना, आपके विकास का काम करे। तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष है। चुन तो आप ही रहे हो, मर्जी तो आपकी ही चल रही है, आप ही डिसाइड करोगे कि कौन शासन करेगा कौन नहीं। तो शासन एक तरह से आपका ही है। ठीक है, जनता का है, लोगों का है। लेकिन अप्रत्यक्ष का मतलब है कि आप खुद उन चीजों को नहीं कर रहे हो, खुद काम नहीं कर रहे हो, खुद संसद में जाकर अपनी बात नहीं कह रहे हो, जबकि आपने एक नेता चुनकर भेजा है अपने मत द्वारा, वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है संसद में। ठीक है, या फिर विधानसभा में। ऑप्शन है बी, भारत में पहला आप चुनाव 1950 में हुआ था। ठीक है,
सी है भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। और डी है स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रतिनिधि लोकतंत्र को बनाया, यानी कि प्रतिनिधियों ने। ठीक है, थोड़ा ऐसा अटपटा सा ऑप्शन देते हैं सी टेट में, और ऐसे ही लिखा होता है अटपटा सा, प्रतिनिधि लोकतंत्र को बनाया। तो इसका जो हमें देखना था वो देखना था गलत वाला ऑप्शन, और गलत वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और इसका आंसर सी क्यों होगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, आप नहीं है, ये आम है। ठीक है, पहले भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1950 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये सी वाला क्यों गलत है वो हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है भारतीय लोकतंत्र की। अब भारतीय लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी भारतीय लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान हमारा, भारतीय संविधान कैसा है? लोकतांत्रिक संविधान है ना? तो भारत जो है वो लोकतंत्र कब बना? 1950 में। और इन्होंने बात कही है स्वतंत्रता से पहले की। तो स्वतंत्रता से पहले भारत लोकतंत्र नहीं था। ठीक है, पहले क्या था? राजतंत्र चलता था भारत में। स्वतंत्रता से पहले सब राजाएं अपने अपने हिसाब से शासन करते थे, अंग्रेजों ने भी अपने हिसाब से शासन किया। तो हम कह सकते हैं कि औपनिवेश था भारत स्वतंत्रता से पहले। लेकिन इन्होंने क्या बात करी है? भारतीय, ये जो ऑप्शन है ये पूरा की पूरा ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम यहाँ भारतीय लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये रिलेट कर रहा है भारत के लोकतंत्र बनने से पहले, यानी कि 1950 से पहले का ऑप्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? ए है 4 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 5 वर्ष, डी है 6 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है, यानी कि हम जो प्रधान चुनते हैं वो कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। ज्यादातर चुनाव भारत में 5 वर्ष के लिए ही होते हैं। कुछ जैसे हम बात करें विधान परिषद की और राज्यसभा की, तो ये होते हैं 6 वर्ष के लिए। लेकिन सारे चुनाव कितने वर्ष के लिए होते हैं? बाकी के 5 वर्ष के लिए। ठीक है, और विधान परिषद और राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखना, बाकी सब कितने? 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर है, अच्छा मैं आपको बताना भूल रही हूँ कि कौन सी एनसीईआरटी से आया है, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, ये आया है आपका पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से। और ये जो आया है 72 वाला क्वेश्चन आया है आपका 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 से। 73 वाला जो क्वेश्चन आया है ये आया है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में उसमें ही दे रखा है, किस तरह से भारत का गठन हुआ, सारी चीजें उसमें दे रखी है। और 74 वाला जो क्वेश्चन आया है ये आया है आपका 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, ग्राम पंचायत चैप्टर नंबर 4 में दे रखा है पूरा अच्छे से। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, और ये आया है आपका 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 में दे रखा है स्थानीय सरकार में गांव का प्रशासन। ठीक है, गांव के प्रशासन से रिलेटेड आया है। क्वेश्चन नंबर 75, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? यानी कि जो पुलिस थाने का प्रभारी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पहला है अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, बी है होम इंस्पेक्टर, सी है स्टेशन हाउस ऑफिसर, और डी है पुलिस अधीक्षक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? SHO। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? SHO। पुलिस थाने के प्रभारी को क्या बोलते हैं? स्टेशन हाउस ऑफिसर या फिर SHO। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन के निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? यानी कि सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि 2005 में जो संशोधन किया गया है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में, उसमें किन चीजों का जिक्र किया गया है? ठीक है, और ये आया है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 से। और 3 में बहुत विस्तार में ये सारी चीजें दे रखी है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए, हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार। बी है पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। सी है अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार। और देखो ये टाइपिंग मिस्टेक है जो अफसर लिखा हुआ है। और नेक्स्ट है डी, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये बिल्कुल सही है।
कि महिला और पुरुष बराबर के हिस्सेदार हैं, यानी कि एक व्यक्ति के अगर 4 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं 2 लड़का है और उसके पास 400 गज जमीन है, तो 100 गज जमीन चारों के हिस्से में आएगी। ठीक है, यानी कि लड़कियां भी बराबर की हिस्सेदार हैं अपने पिता की प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब आप लोग जो भी लड़कियां वीडियो देख रही हैं वो प्लीज अपने भाइयों से मत लड़ना कि हमें बराबर की प्रॉपर्टी चाहिए। वो आपके माता पिता का आप निजी फैसला है कि वो अपनी प्रॉपर्टी किस बच्चे को दें और किसको ना दें। ठीक है, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो और नहीं करनी चाहिए। माता पिता के ऊपर ये फैसला छोड़ देना चाहिए, माता पिता जैसा ठीक समझे वैसा करें, क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी ही है। तो अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी प्रॉपर्टी में उसके बच्चे बराबर के हिस्सेदार हैं, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। लेकिन कुछ जगह ये नियम है कि गांव की जो खेती की जमीन है, खेत जो है, उनमें लड़कियों का अधिकार नहीं है, अगर उनका भाई है तो। अगर उनका कोई भाई नहीं है, जैसे एक व्यक्ति की 2 लड़कियां हैं और उसके पास 10 बीघे या 5 बीघे जो भी उसके पास खेत है, अगर उसके पास लड़के नहीं है तो वो दोनों लड़कियां आपस में बराबर बराबर बांट लेंगी। अगर उसके पास लड़का है और लड़की भी है तो लड़कियों को खेत में से कुछ नहीं मिलेगा, वो खेत की जो प्रॉपर्टी है वो पूरी की पूरी लड़के को मिलेगी और जो घर वगैरह है उसमें से लड़की को हिस्सा मिलेगा। जबकि शहर की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें लड़कियों का बराबर का हिस्सा है। ठीक है, जितना जितना शेयर लड़कों को मिलेगा उतना ही शेयर लड़कियों को मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है, या हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का अंतिम विवेचक कौन है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है या उसका गार्जियन कौन है। ठीक है, ये तीनों चारों क्वेश्चन एक ही सेंस है इनका। ए है नगर पालिका, बी है जनरल अटॉर्नी, सी है भारत के राष्ट्रपति, डी है संसद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नगर पालिका। ठीक है, और 77 वाला जो क्वेश्चन आया है ये आया है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4 से। उसमें ही आपकी न्यायपालिका के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। तो ये वाला जो 78 वाला जो क्वेश्चन है ये आया है आपका 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से। लास्ट वाले चैप्टर है हाशियाकरण। ठीक है, नहीं 7th क्लास से आया, नहीं 8th क्लास से आया है, सॉरी 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 8th क्लास से आया है और चैप्टर है हाशियाकरण। ठीक है, हाशियाकरण और हाशियाकरण से निपटना, ये 2 चैप्टर हैं, उनसे ही ये क्वेश्चन आया है। और आइए देखते हैं कि जो 1989 वाला जो क्वेश्चन है वो कौन से ऑप्शन से रिलेट कर रहा है, यानी कि किसके लिए ये अधिनियम बनाया गया है। ए है आदिवासी एवं दलित, बी है केवल अल्पसंख्यक, सी है दलित एवं अल्पसंख्यक, डी है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी। तो 78 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, आदिवासी और एवं दलित, यानी कि आदिवासी यानी कि एसटी और एससी के लिए ये नियम बनाया गया है। ठीक है, 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 8 से आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 79। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें, एक मिनट, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक, ठीक है ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जाता है। ए है गणतंत्रात्मक, बी है संघवाद, सी है धर्मनिरपेक्ष और डी है उदारवादी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, संघवादी। और भारत में जो सरकार चल रही है वो है संघवाद। ठीक है, और हमारे भारत में कितने स्तर की सरकार है, 3 स्तर की सरकार है, ये आपकी 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कौन कौन से स्तर की सरकार है, पहली केंद्र स्तर की, दूसरी है राज्य स्तर की, तीसरी है स्थानीय स्तर की। स्थानीय स्तर की में कौन कौन से आते हैं, एक तो ग्राम पंचायत आती है और आपकी नगर पालिका आती है, यानी कि गांव का प्रशासन और नगर का प्रशासन आता है स्थानीय सरकारों में। ठीक है, राज्य सरकारों में आती है आपकी विधायिका, या फिर हम उसको वो विधानसभा भी बोल सकते हैं, और इसमें आती है आपकी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, 3 स्तर की सरकार है और भारत में जो चल रहा है हाल फिलहाल में वो संघवाद है। ठीक है, क्योंकि इसमें संघवाद में क्या होता है, एक से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आगे के जो थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, सामाजिक न्याय को। ठीक है, ये जो देखो ये वाला जो क्वेश्चन आया था ये आया था आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 से, और ये वाला जो आया है सामाजिक न्याय वाला
ये भी आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया है। चैप्टर में थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कौन से चैप्टर से आया है। ए है सरकारी नौकरी में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना। ठीक है। बी है न्यूनतम मेहनताना कानून पालित करना। सामाजिक न्याय को कौन सा इन दोनों में से ऑप्शन प्रोत्साहित कर रहा है? तो ये दोनों ही ऑप्शन सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग किसी भी वजह से पिछड़े हुए हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से, उनको आरक्षण देके बराबर में लाने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा, ताकि जो भेदभाव है वो कम किया जा सके, है ना। देखो, सारा जो हिसाब है भेदभाव का, छुआछूत का, हाशियाकरण का, ये सारा है पैसे का खेल। जिसके पास पैसा है, चाहे वो एससी है, चाहे ओबीसी है, चाहे एसटी है, उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे, कोई छुआछूत नहीं मानेगा, कुछ नहीं मानेगा। ठीक है। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके साथ करेंगे लोग। देखो, दो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि दो व्यक्ति हैं, दोनों ही एक एक ही कैटेगरी के हैं, चाहे आप एससी मान लो या ओबीसी मान लो, या जो भी आपको मानना है वो मान लो। ठीक है। और एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं, एक प्रिंसिपल है और एक पीओन है, वो दोनों एक ही जाति के हैं, एक ही धर्म के हैं, ठीक है, एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन वो दोनों कभी भी एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते भाई? भाई, अगर प्रधानाध्यापक भी एसटी है और पीओन भी एसटी है, तो वो दोनों बैठकर साथ में खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि उनके बीच जो फासला है वो है पैसे का, है ना। अगर दो अधिकारी हैं, दो आईएएस अधिकारी हैं, एक दूसरे वर्ग से है, एक दूसरे वर्ग से, दोनों पास में बैठ के खाना खाएंगे, चाहे दोनों, एक एससी और एक जनरल है, उसके बाद भी दोनों साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों, उनकी जो हैसियत है वो समान है। तो लोग जो देखते हैं समाज में, वो देखते हैं पैसा, हैसियत देखते हैं। ठीक है। भेदभाव जो होता है वो 99% आपके पैसे की वजह से होता है। गरीबी और अमीरी का भेदभाव होता है। ठीक है। कभी जात वात से बहुत ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी हैं, ठीक है, हमारी राष्ट्रपति जी ओबीसी हैं, क्या कोई उनके साथ भेदभाव करने की सोच भी सकता है? नहीं। सब लोग चाहते हैं कि उनके साथ फोटो खिंचाएं, उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ अच्छे संबंध हो उनके। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है। तो आपके पास अगर पैसा और पावर होगी, तो आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी वर्ग से हैं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। ये सारा के सारा खेल पैसे का है। इसलिए आप पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, और अच्छी जॉब प्राप्त कीजिए, और समाज में ये जो कुरीतियां चल रही हैं इनको खत्म कीजिए। और प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जैसा लोग आपके साथ करते आए हैं भेदभाव, आप दूसरों के साथ मत करना जब आपके पास पैसा और पावर आ जाए। ठीक है। पैसा और पावर आने के बाद में लोग वही चीज दोहराते हैं जो उनके साथ हो चुकी है, जबकि आपको एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, एक अच्छे भारत का निर्माण करना है। इसलिए अगर आपके पास पैसा और पावर आ जाती है, इन फ्यूचर आएगी, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तो आप उसका दुरुपयोग मत करना। ठीक है। सबको समान दृष्टि से देखने की कोशिश करना और देखना, और एक अच्छे समाज का निर्माण करना, एक अच्छे भारत का निर्माण करना। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, या फिर वो किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, या मेरे चैनल को सजेस्ट कर देना कि एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में एनसीईआरटी कराई जा रही है, बिल्कुल डिटेल से कराई जा रही है, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी एसएसटी वाली। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।